हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन के कंप्लीट नोट्स को हम एक शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे इससे, जो प्रीवियस पीवाईक्यू में से लिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज्ड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज, वियर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन हमेशा किस एसेट्स को डिक्रीज करता है? डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है। किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब टाइम के अकॉर्डिंग और किन वजह से होती है? ड्यू टू इस यूज, जब हम उस एसेट्स को यूज कर रहे हैं। वियर एंड टियर, जब वो क्या टूटने फूटने की वजह से। ये पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के निकलने पर। या ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब है जब कोई चीज की टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है नई टेक्नोलॉजी से। तो डेप्रिसिएशन हम किसे बोलते हैं? डेप्रिसिएशन हम बोल रहे हैं जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू को जो डिक्रीज कर रहा है उसको हम क्या करें? डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो किस वजह से हो रही है? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पर लगाया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड टैक्स बेनिफिट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस कैसे है? जब भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है तो ना ही हम कोई पेमेंट दे रहे हैं बिजनेस से, ना ही कोई बिजनेस में रिसीव हो रही है पेमेंट। इसका मतलब जो हमारी फिक्स वैल्यू को ऑटोमेटिकली डिक्रीज करता है, जो कि हमारे क्या करता है, प्रॉफिट को डिक्रीज करता है। ना कि हमें उसे पेमेंट देनी पड़ी, ना ही रिसीव हो रही, तो वो हमारे किस में आता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस में। टैक्स बेनिफिट कैसे? जब हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं किसी की वैल्यू को, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, जिससे हमारा एक्सपेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसे हम डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, जिसे हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में शो करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाता है? कम आता है। तो टैक्स बर्डन हमारे क्या जो है रिड्यूस होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी हमारा टैक्स होता है वो हम क्या करते हैं? जब डेप्रिसिएशन लगाते थे उसके बाद ही हम क्या करते हैं? टैक्स को पे करते हैं। ये बिफोर द टैक्स पेमेंट हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को लगाते हैं। तो इससे हमारे क्या होता है? टैक्स बेनिफिट होता है। इट इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने अभी बताया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ये डेबिट साइड में हम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा, प्रॉफिट लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस को उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। इट हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। मतलब अब कंपनी डेप्रिशिएट क्यों कर रही है वैल्यू को? फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट क्यों कर रही है? क्योंकि अब जब हम किसी भी वैल्यू को ओरिजिनल कॉस्ट पे लेते हैं तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर हम उसकी वैल्यू को एस्टिमेट नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन हमेशा एस्टिमेशन होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को इतना परसेंट, 10%, 5%, उसकी वैल्यू में एस्टिमेट एक परसेंटेज लगा देते हैं कि क्या होगा, इस वैल्यू से ये डिक्रीज करेगी। उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन की जो हमारी वैल्यू होती है, डेप्रिसिएशन का जो भी हमारा फंड है, उसे हम क्या करते हैं? इन फ्यूचर यूज करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। जो हमारी एसेट्स है उसको रिप्लेस करने में वो क्या करता है? हेल्प करते हैं। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ताकि जो हम फ्यूचर में कोई अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं बिजनेस, तो उसे क्या, उस पर बर्डन आ जाए कि उसे पूरी एसेट्स क्या करनी, पूरे पैसे लगाने पड़े। ताकि क्या होगा, जो उसने कुछ डेप्रिशिएट करके जो फंड उसने एस्टिमेट करके जमा करा है उसको क्या कर सके? यूज करे रिप्लेसमेंट के टाइम पे। फोर्थ पॉइंट है, इट इज मेथड ऑफ एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ये क्या मेथड कौन सा है? ये क्या मेथड है एसेट्स की वैल्यू को, एसेट्स की कॉस्ट को एलोकेट करने का, कि एक्चुअल में इसकी कॉस्ट अब कितनी रह गई है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा यही बताते हैं कि अब इसकी जो हमने यूज करा है तब से लेने से लेकर और अब तक की वैल्यू में कितनी इसकी कॉस्ट अब प्रेजेंट पे है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज होता है? कॉस्ट प्राइस पे। डेप्रिसिएशन हमेशा, ये क्वेश्चन भी आता है कि डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज होता है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा हमारा एसेट्स की कॉस्ट प्राइस पर चार्ज होता है। अब एसेट्स की भी कुछ कैटेगराइज होती हैं कि एसेट्स किस किस में क्या होती है, कितनी कैटेगरीज हैं। तो एसेट्स हमारे मेनली 3 टाइप के कैटेगरीज में आते हैं। एक हमारा टेंजिबल एसेट्स, दूसरा हमारा है इंटेंजिबल एसेट्स, एंड थर्ड हमारे पास है वेस्टिंग एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। जैसे मशीनरी वगैरह ले लो, फर्नीचर ले लो, व्हीकल्स ले लो, जिन्हें हम टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है।
एक होते हैं जिन्हें, और इनकी वैल्यू, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। जब कभी भी फिक्स एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनकी वैल्यू है, जिनकी क्या है, खुद की अपनी एंटिटी है, लेकिन क्या है, उसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये कंपनी का क्या करते हैं, प्रॉफिट में क्या करते हैं, इंक्रीज करने में हेल्प तो करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू है, लेकिन इन्हें हम टच वगैरह नहीं कर सकते। और ये क्या हो जाती है, वैल्यू होती है एमोर्टाइजेशन। तो इसमें डेप्रिसिएशन का यूज नहीं होता, इसमें होता है एमोर्टाइजेशन का यूज। वेस्टिंग एसेट्स हमारे होते हैं जैसे नेचुरल एसेट्स, जो क्या होते हैं, जैसे कोल माइंस, ऑयल वेल्स वगैरह, जिनकी वैल्यू क्या होती है, एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इनके यूज करने में ये क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्शन आ जाता है, तो इसको हम क्या यूज करते हैं, डेप्लेशन। इसकी वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं डेप्लेशन। अब इसके हम कुछ टाइप्स देखेंगे कि क्या मेथड्स हैं। Then we have different types of methods to calculate depreciation. एंड फर्स्ट मेथड हमारे पास है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि बहुत कॉमन है। स्ट्रेट लाइन मेथड अब हमेशा देखते होंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या है, अंडर दिस मेथड अ फिक्स कॉस्ट एंड इक्वल अमाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो हमने कॉस्ट प्राइस जो हमारी एसेट्स की है उसी पे क्या फिक्स परसेंटेज हम हर साल क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इस पे जो परसेंटेज होता है फिक्स परसेंटेज होता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमेशा इसका जो फिक्स परसेंटेज चार्ज होता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में लगता है, जो कि सेम आता है, जो कि हर साल क्या होता है, सेम वैल्यू पे लगता है, जो कि हमारी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, उस पर सेम लगता है हर साल। इसका फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक है, एक और चीज, स्ट्रेट लाइन मेथड हो या कोई भी हो, जब भी हम डेप्रिशिएट करते हैं तो डेप्रिशिएट हम किस पे कर रहे हैं, एसेट्स में कर रहे हैं। एसेट्स हमारे किसके अंदर आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग टर्म है। एसेट्स हम कब यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और डेप्रिशिएशन लगता ही उन चीजों में जो क्या होते हैं, बिजनेस में यूज करी जाती मोर देन 1 ईयर। ठीक है, एक साल से ज्यादा के लिए जो हम यूज करते हैं। तो जो भी हमने, जैसे हमने मशीनरी परचेज करी तो हमने देखा था कैपिटलाइजेशन, जब हमने पढ़ा था कैपिटल के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हमें पता था, जो सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमें पता था जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसके उस पे उस टाइम पे जो हम इंस्टॉलमेंट करेंगे एक्सपेंसेस, चाहे वो, ठीक है, हम कोई भाड़ा दे रहे हैं, कोई टैक्स दे रहे हैं, उस टाइम का जो भी एक्सपेंस होता है जब हम परचेज करते हैं मशीनरी को, वो हमेशा कैपिटल के अंदर ही जाता है। और एसेट्स का जो खर्चा था वो भी कैपिटल के अंदर आता है। तो इसमें यही है कि जो कॉस्ट है प्लस इंस्टॉलमेंट्स एंड एक्सपेंसेस, जो हमने जितने भी इंस्टॉल करने के एक्सपेंस है वो भी इंक्लूड होंगे उसी मशीनरी के अंदर, माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू होती मतलब कबाड़ की वैल्यू, अब जो उसके लास्ट में जो वैल्यू उसकी बच जाती है उसको हम हमेशा माइनस करते हैं एसएलएम में। ठीक है, कि अब ये जो खराब वैल्यू मतलब जो रह गई है बिजनेस में, ठीक है, जो हमने कह रहे कबाड़ में बेच देनी है, ठीक है, लास्ट वैल्यू, तो वो हमारे हमेशा किस पे आती है, माइनस होती है। और डिवाइडेड टू किससे, हमारी यूजफुल कितनी लाइफ वो चली है। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मेनली ज्यादातर ये यूज होता है डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग टू अ फिक्स परसेंटेज इज कैलकुलेटेड अपॉन द ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट ईयर एंड रिड्यूसिंग द इन सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ एसेट्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये क्या कहता है, जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो फिक्स परसेंटेज से तो लगता है, लेकिन किसमें, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट में, लेकिन पहले साल। अब क्या है, जो मतलब परसेंटेज तो सेम है, फिक्स परसेंटेज तो सेम है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। पहले हम जो फर्स्ट ईयर में इसका निकालेंगे डेप्रिसिएशन, वो हमने कॉस्ट प्राइस में निकाला, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जितना हमने इसमें परसेंटेज लगाया है, ठीक है, जितना हमने डेप्रिशिएट कर, उसके बाद जो माइनस करके जो वैल्यू बचती है, फिर नेक्स्ट ईयर हम उसको क्या करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये हमेशा हर साल क्या होती है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो रिड्यूस होती रहती है, हर साल क्या होती है, एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती रहती है। तो इसमें ये डिफरेंस है, इसमें कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहता है, इसमें जो होता है कॉस्ट प्राइस वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है एसेट्स का। नेक्स्ट हमारे पास एनुटी मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, मतलब अगर आप क्लास 11-12 तक पढ़ते हैं तो आपके पास 2 मेथड आते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में,
लाइक कॉलेज, तो आपके पास ये और भी मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के जो आते हैं. एन्युटी मेथड, दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले एंड सीक्स टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंटरेस्ट लॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स. मतलब एन्युटी मेथड क्या करता है, इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिसमें परसेंटेज लगता है वो तो फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स परसेंटेज उसमें होता है, ठीक है. इस पे भी जो होता है फिक्स परसेंटेज होता है हमारा डेप्रिसिएशन, लेकिन इसमें हम एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये क्या करते हैं, इस एक क्वेश्चन ये भी आता है एमसीक्यू में कि कौन सा मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताता है, कौन सा मेथड इंटरेस्ट निकालता है, इंटरेस्ट परसेंटेज वो निकालता है एन्युटी मेथड. ये क्या बोलते हैं कि हमने माना कि डेप्रिशिएट वैल्यू हो रही है, लेकिन उसमें हमने कुछ इंटरेस्ट भी तो कमा रहे होंगे, अब हम उसको यूज कर उसमें इंटरेस्ट कितना है, तो ये क्या करता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देता है एन्युटी मेथड. तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला इसमें है कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ एन्युटी. सिंकिंग फंड मेथड, अब ये मेथड थोड़ा मतलब हम रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पढ़ा था रिप्लेसिंग एसेट्स वाला, वही इसमें सिंकिंग फंड मेथड. सिंकिंग फंड मेथड इज अ फंड क्रिएटेड बाय द रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फिक्स अमाउंट to accumulate the amount of money required to replace an assets to a set date of in the future. मतलब सिंकिंग फंड मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमने डेप्रिशिएट करके जो वैल्यू हमने क्या करी, फंड को हमने क्या करा है, जमा करा है, उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट जब हम कर देते हैं कहीं पर, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम क्या करें, जब हम नई मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, पुरानी से नई को रिप्लेस कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे पास फंड हो कि हम क्या करें, न्यू मशीनरी को परचेज कर सकें. तो वही इसमें सिंकिंग फंड में क्या बताता है, जो हमने फिक्स अमाउंट को एक्यूमुलेट करा है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट में, ताकि क्या आने वाले टाइम पे हम इजीली जो न्यू मशीनरीज को परचेज कर पाए. फ्यूचर के लिए ये सिंकिंग फंड मेथड बनाया जाता है. इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ एन्युटी. नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मेथड हमेशा मैंने भी बताया था किसमें होता है यूज, नेचुरल रिसोर्सेज में. डेप्रिसिएशन मेथड किसमें यूज होता है, वेस्टिंग एसेट्स या नेचुरल रिसोर्सेज. दिस मेथड यूज फॉर वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, क्वारीज एटसेट्रा. क्वारीज का मतलब जो खान वगैरह होती है ना, जैसे पत्थरों की, रोकड़ वगैरह जिसे हम यूज करते हैं उस पे आता है, तो ये उसके लिए यूज होता है. डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड, कितनी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट हो गई है, इन टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट. लास्ट हमारे पास है मशीन आवर मेथड. Depreciation is calculated on the basis of the expected number of hours a machine is expected to operate. अब मशीन आवर मेथड में क्या होता है, ये बताता है कि मशीन ने कितने घंटे काम करे, पूरा एस्टिमेट करके बताते हैं, ठीक है, और कितने घंटे तक ये मशीन क्या करी ऑपरेट कर पाएगी, ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट करके बताता है आवर पे. डेप्रिसिएशन इक्वल टू मशीन आवर वर्कड टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मशीन आवर, कितना काम किया है और कितना हम एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर तक कर पाएगी. तो ये थे इसके डेप्रिसिएशन के मेथड. अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं. ओके, तो हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो मैंने कुछ पीवाईक्यू से लिए हैं और कुछ मैंने अपने रिविजन्स नोट्स के थ्रू बनाए, ताकि तो जितना भी हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा है तो इन एमसीक्यूज के थ्रू हम सारी चीजों को कवर कर पाए, ताकि हमें पता चल पाए कि किसका मतलब क्यों और कहाँ पे यूज कैसे होता है. तो डेप्रिसिएशन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ. अब डेप्रिसिएशन मैंने बताया था क्या प्रोसेस है, डेप्रिसिएशन हम क्यों कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स टू द पीरियड ऑफ लाइफ, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, एसेट वैल्यूएशन के लिए, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट. हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं, ताकि हम उसके करें एलोकेट कर पाए कॉस्ट, एसेट्स की कॉस्ट को एलोकेट कर पाए कि कितने पीरियड, पूरे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, इसकी कॉस्ट अभी कितनी है और कितनी रहेगी. तो इसका काम ही क्या होता है, एलोकेट करना कॉस्ट का. तो इसका आंसर क्या है, ए. नेक्स्ट हमारे पास एन्युटी मेथड इज डिजाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. अब एक और चीज हमने एन्युटी पे छोड़ी. एन्युटी मेथड हमेशा मोस्टली जो यूज होता है ना, वो किसके लिए होता है, जहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट बेस होता है और क्या होता है, लीज बेस. इसका आंसर मैंने वैसे ही बता दिया. एन्युटी मेथड का जो यूज होता है वो किसके होता है, लीज बेस के लिए, रेंट पर्पस के लिए ज्यादा होता है. इसमें क्या आएगा, लीजेस. नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉर्मली अप्लाइड इन केस ऑफ विच एसेट्स. अभी मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन मेथड किस एसेट्स के लिए यूज होता है, तो किस एसेट के लिए यूज होता है, वेस्टिंग एसेट के लिए, इंटेंजिबल के लिए, टेंजिबल के लिए या करंट के लिए. तो हमने अभी देखा था जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, वेस्टिंग एसेट्स के लिए, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज.
फोर्थ हमारे पास है अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज। अब हमने पढ़ा था एन्युटी मेथड में भी जो डेप्रिसिएशन होता है वो कैसे होता है, फिक्स होता है, डिक्रीजिंग एवरी ईयर होता है, रिवैल्यूड एवरी ईयर, इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो हमने देखा था जो एन्युटी मेथड होता है उसमें जो परसेंटेज होता है डेप्रिसिएशन का वो हमेशा फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेप्रिसिएटेड। फिफ्थ हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेप्रिसिएटेड। अब कौन सी हमारी चीज डेप्रिसिएटेड हो जाती है, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीन होगी, क्वारीज। तो हमने अभी पढ़ा था डेप्रिसिएटेड हम नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज करते हैं, जिनकी वैल्यू नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज करते हैं, जैसे क्वारीज वगैरह। हमने कोल माइंस वगैरह पढ़ी थी तो उसका आंसर होगा क्वारीज। इसमें आगे नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स एमोटाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ। अब एमोटाइजेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, क्या राइट ऑफ करने के लिए करते हैं। एमोटाइजेशन किस में यूज होता है, मैंने बताया था डेप्रिसिएशन हमारे टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, फिक्स एसेट्स के लिए। एमोटाइजेशन हमारे इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, लाइक गुडविल, पेटेंट वगैरह। तो किसके लिए यूज होगा, इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए यूज होगा। अब इसमें एक थ्योरी है कि जो डेफिनेशन है किसने बताई है, तो ये भी कई बार पेपर में आ जाती है कि डेप्रिसिएशन इज ऑफन referred to as a permanent and continuing decreasing in the value of asset who gave this definition। अब किसने बताया कि जो डेप्रिसिएशन की जो मतलब किसी भी एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो परमानेंट कंटिन्यूस क्या हो जाती है, डिक्रीज होती रहती है, हमेशा क्या होता है, हमेशा वो हो जाती है, डेप्रिशिएट होती रहती है। तो ये किसने बताया था, पिकल्स ने। किसने बताया था, पिकल्स ने। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि एक न्यूमेरिकल है। ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे पास जिसमें 175,000, 1,70,000, साल्वेज वैल्यू हमारे पास है 25,000, यूजफुल लाइफ उसकी 6 ईयर, एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते थे, ओरिजिनल वैल्यू पे ही डेप्रिशिएट लगाते। तो मैंने बताया था जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है 1,70,000, तो हमारी कितनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट में 1,75,000, साल्वेज वैल्यू हमारी 25,000 और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी 6। तो ये हमारा इसको लेस करने पे हमारे जो आंसर आता है 1,50,000 और 1,50,000 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आती है 25,000। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे मोस्टली ऐसे टाइप के इजी क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हमें क्या लेस करना है और कितना करना है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब कौन से एक्सपेंस है जो हम नहीं इंक्लूड करते, जब हम क्या करते किसी भी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्या करते अक्वायर करते हैं, तो उसकी कॉस्ट में हम क्या इंक्लूड नहीं करते। तो क्या नहीं करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, freight and transportation charges, interest paid on loan taken from purchase of plant and machinery, cost of site and preparation, cost of sites and preparation। अब क्या मैंने एक चीज हमने देखी थी, अभी मैंने बताया था कि जो हम कोई भी चीज हम परचेज कर रहे हैं लाइक फिक्स एसेट, तो वो किसके अंडर पे आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हम यूज करते हैं कि जब उसको इंस्टॉल करा हुआ तो उस कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जब हम उसको ये भी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं जब हम क्या करें परचेज कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ साइट और प्रिपरेशन ये भी हम यूज करते हैं कि जब हम इसको प्रिपेयर किया तो क्या इसमें खर्चा आया। लेकिन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी विच इज नॉट इंक्लूडेड, ये क्या होता है इंक्लूड नहीं था, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेड करेंगे वो हम क्या करें तो हमने जो परचेज कर लिया। अब हमने लोन की जो हमारी वैल्यू होती है उनसे कैपिटल में आती है, लेकिन जो इंटरेस्ट पेड करते हैं वो हमारे किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कभी भी क्या करते एसेट्स की कॉस्ट पे इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो कौन सी चीज नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी बनता है कई बार कि हम इंटरेस्ट और लोन किस पे डालते हैं, तो ये हमेशा हमारा रेवेन्यू का पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास 1,75,000 दी गई है, साल्वेज वैल्यू हमारे पास 25,000, डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर हमारे पास 10% है पर एनम अंडर रिटन डाउन वैल्यू। अब हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर करा दूं कि जो एसएलएम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एसएलएम में हमेशा हम जब साल्वेज वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं लेस करते हैं, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू पे हम नहीं, नॉट लेस, हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू साल्वेज वैल्यू को हम लेते ही नहीं। क्यों, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है जो वैल्यू होती है ना वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती रहती है,
ठीक है। और ये कभी भी क्या होता है, इसकी वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एसेट्स कभी भी जीरो पे नहीं आता। क्या नहीं आता? जीरो पे नहीं आता। लेकिन एसएनएम मेथड में एसेट्स की वैल्यू एक टाइम पे क्या हो जाती? जीरो या नील हो जाती है। क्योंकि और इसमें कोई भी साल्वेज वैल्यू नहीं बचता है, मतलब कोई भी रद्दी का भाव लाइक इसमें कुछ बचता ही नहीं है, तो हम इसको पहले ही क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमें इसको साल्वेज वैल्यू क्या होती है? एट द एंड पे मिलती है हमें, तो इसके लिए हम इसे पहले ही क्या करते हैं? लेस नहीं करते हैं। क्योंकि अब इसमें क्यों जीरो हो जाते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं? एक ही कॉस्ट पे करते हैं। फिक्स कॉस्ट पे हम जब बार बार क्या करें, फिक्स परसेंटेज हम लगा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम उस कॉस्ट को डिक्रीज करके लगा रहे हैं, हम इसे लेस करते हैं। हर साल क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है कॉस्ट, तो वो कुछ ना कुछ लास्ट में भी कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या होगा? हमारे पास बच जाता है। तो इसलिए हम इस पे नहीं यूज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा 1,75,000, 10% 1,75,000, 1,75,000। और जो हमारी डेप्रिशिएट वैल्यू होती है ना, वो हमें लेस भी करनी होती है, तो हमारी कितना आएगा? 157,500। ये हमारा क्या? सेकंड कॉस्ट प्राइस, सेकंड ईयर का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना? 1,57,500। इसमें हम 10% लगे तो हमारा 15,750 हमारा क्या है? सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन आया। तो इसमें हम साल्वेज वैल्यू को बस एक माइनर सा डिफरेंस है, और जो हमें याद रखना है, जो क्वेश्चंस में ऐसे ही बन सकता है कि एसएनएम मेथड में हम साल्वेज वैल्यू को माइनस करते हैं, लेस करते हैं, एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लेस नहीं करते हैं। तो बस ये बेसिक सा डिफरेंस, इसमें बहुत सारी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर विच मेथड डेप्रिसिएशन डज द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स नेवर रीच जीरो। अभी मैंने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन डज द बुक वैल्यू ऑफ, जो बुक वैल्यू एसेट्स की वो कभी नेवर रीच जीरो, वो जीरो नहीं। तो किस मेथड में होगा? अभी हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा? जो क्योंकि हम हर टाइम क्या करें? रिड्यूस कर रहे हैं वैल्यू को, तो इन लास्ट में भी क्या होगा? वो 0.1 पॉइंट समथिंग हमेशा क्या रहेगी? हमारे पास आती रहेगी। ठीक है, जिससे क्या होगी? साल्वेज वैल्यू हमेशा हमें लास्ट में मिलती है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स ऑन अ मशीन फ्रॉम द डेट। अब ये सबसे लास्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है कि मशीन की वैल्यू को हम कब डेप्रिशिएट करते हैं? जब हमने परचेज करी, इट इज परचेज, इट इज पुट टू यूज, इट इज इंस्टॉलेशन, या एनी ऑफ द अबव। हमने क्या, जब उसको इंस्टॉल कर लिया, या उसको हमने जब परचेज कर लिया, या हमने इसको यूज कर लिया, तो मशीन की जो डेप्रिशिएट वैल्यू होती है वो हमेशा कब यूज होती है? जब हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे तो है नहीं कहीं पर शॉपकीपर ने कोई मशीन रखी है लाइक वॉशिंग मशीन वगैरह, तो वहीं से वो डेप्रिशिएट लगाना स्टार्ट कर देगा। नहीं, जब वो शॉपकीपर, ठीक है, उसको सेल करेगा कस्टमर को, तब उसकी वैल्यू, जब हम यूज करना स्टार्ट करते थे, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती? डिक्रीज होने लग जाती। जिससे क्या होता है? जब हम कभी उसको दोबारा बेचने के लिए जाएंगे, तो उसकी क्या होगी? वैल्यू हमेशा हम क्या कहते हैं? आधे के भाव में भी मिलती है। बोलते हैं एक बार अगर एसेट्स, एक बार हमने जो चीज ले ली, अगर हम उसको दोबारा जाओ बेचने के लिए, उसकी वैल्यू कैसे घट जाती है। जैसे कार वगैरह का हम एग्जांपल लेते हैं कि कार आज शोरूम से निकल गया, कल हम उसको दोबारा अगर ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो वही मेथड हम यूज होते हैं। एक और चीज है इसमें, लैंड एंड गोल्ड। लैंड एंड गोल्ड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, क्योंकि लैंड एंड गोल्ड की वैल्यू क्यों नहीं डेप्रिशिएट होती है? ये सारा जो चीजें है ना, ये किस पर डिपेंड करती है? हमारे डिमांड एंड सप्लाई पे। क्योंकि इसकी डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है? कम है। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, लैंड भी हमारे पास लिमिटेड है, गोल्ड भी हमारे पास लिमिटेड। तो जो चीजें लिमिटेड है और नेचुरल है, जैसे हम बना नहीं सकते, आर्टिफिशियल नहीं है, जो चीजें हम क्या करें? बना नहीं सकते, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? हमेशा इंक्रीज होती रहती है, वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। लेकिन जैसे हमने कोई चीज मशीनरी वगैरह हम दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स के अंदर ले लो, ये क्या कर देते हैं? दोबारा बना सकते हैं। इसकी सप्लाई क्या है? वैसे इसकी सप्लाई भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा, लेकिन हाँ, इसकी सप्लाई क्या है? डिमांड से तो ज्यादा है। ठीक है, इसकी सप्लाई है डिमांड से ज्यादा, तो ये उनकी वैल्यू इसलिए हमेशा डेप्रिशिएट होती है। आपको ये आज डेप्रिसिएशन का चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी एमसीक्यूज या कोई भी थ्योरी आपको समझ नहीं आई होगी, तो कमेंट करके बताना। मैं जरूर कोशिश करूंगी उसे कमेंट में आपको बताने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।